ओके गाइज, नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड। 6.4 हो गया आपका कंप्लीट। आपका रहता है 6.2, 6.3 एंड 6.5। पहले मैं 6.5 करवा लूँगा, जिसमें आपके पास 5 से 6 SLO है, आई गेस 5 SLO है, जिसमें आपको बताना है पहली चीज़, उसका नाम क्या है। 6.5 में आपको फ्लूइड फ्रिक्शन एंड टर्मिनल वेलोसिटी, ये सब टॉपिक का नाम है। देन आता है 6.5.1, जिसमें कह रहा है डिफाइन करो टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है। इसको डिफाइन करने से पहले मैं आपको दूसरे SLO करवाऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा आइडिया देना चाहता हूँ। मैं थोड़ा डीप में जाके एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे सपोज करते हैं आपका क्लाउड है, बादल, ओके, जो भी है, लिसन, बादल है, इसमें से आपके रेन ड्रॉप्स गिर रहे हैं। अब मैं सपोज करता हूँ ये रेन ड्रॉप है। बादल आपका अर्थ की सरफेस से कितना ऊपर होता है अंदाजन? अबाउट 10 to 12 किलोमीटर अबव, ओके, ट्रोपोस्फेयर में, जो कि 10 to 12 किलोमीटर्स है। तो ये हाइट आपकी कितनी होगी? 10, मैं लिख रहा हूँ 10 किलोमीटर्स, ओके। और यहाँ पे जब ये ड्रॉप गिर रहा है, इसके ऊपर कौन सी एक्सेलरेशन लग रही है जी? जो कि मैं अभी ले रहा हूँ 10 ले लेता हूँ, सही है। वो सारी चीज़ें छोड़ दो, अभी हमें ना इक्वेशन ऑफ यूज़ करने जा रहे हैं। हमें ना यहाँ पे और कोई चीज़ नहीं देख रहे। ये दो चीज़ें आपके पास आ गई, हाइट आ गया, और बताओ इस जब ड्रॉप इसमें से गिरा होगा तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? हमने पढ़ा हुआ है इक्वेशंस ऑफ मोशन को इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। तो जब कोई चीज़ ऊपर से गिर रही होती है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? वो तो ग्रेविटी है ना, मैं वेलोसिटी पूछ रहा हूँ, इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। सो इसकी VI क्या है आपके पास? 0। अब मैं इंटरेस्टेड हूँ कि ये जब ड्रॉप है ना, इस ज़मीन के ऊपर या यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है, उसके ऊपर जब गिर रहा है, तो उस वक्त इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी, वो क्या होगी? वो हम फाइंड करेंगे बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ पे बताओ कौन सी फर्स्ट, सेकंड या थर्ड, कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लग रही है? टी नहीं गिवन आपको, थर्ड इक्वेशन लग रही है। 2AS इज इक्वल टू VF का स्क्वायर माइनस VI का स्क्वायर, सही है। 2 इंटू 10 हो रहा है 200। VI आपकी क्या है? V आपकी है 0 और VF का स्क्वायर है यहाँ पे 10 इंटू 10। ओके, प्रॉब्लम है यहाँ पे, ये 10 किलोमीटर है, ओके। तो ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 10 इंटू 10,000, ओके। हाँ, मीटर में हमारे पास आंसर मीटर में आना चाहिए ना। डिस्टेंस है आपकी, पूरी हाइट है ना, हाइट आपका डिस्टेंस है ना यहाँ पे। 10 किलोमीटर अब होता है आपका वो क्लाउड। ये कितना हो जाएगा? 2 1 2 3 4 5 0 बराबर होता है VF के स्क्वायर के। इसका जब मैं अंडर रूट लूँगा तो क्या आएगा मेरे पास? इसका अंडर रूट लो। हालांकि मैं ना टाइम ज़ाया कर रहा हूँ तुम लोगों का, ये करने का कोई SLO नहीं, मैं बस थोड़ा आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूँ। आंसर जो भी आना नहीं पता हमें, मैं थोड़ा आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूँ। कितना आ रहा है? हाँ, बल लखाई गणो। आर यू श्योर? मुँह धो के आए हो ना आज? मुखे पानी करो यार, मैथमेटिक्स नहीं आ रही। अब मैं कंफर्म खुद ही करूँगा, तुम लोगों में भरोसा नहीं है, मैं खुद ही करूँगा कंफर्म। अंडर रूट 2 लेख 447.21। तो यहाँ पे आपकी VF आ गई 447.21।
मीटर्स पर सेकंड। अब बताओ जब रेन ड्रॉप आपके सर के ऊपर इस स्पीड से आके गिरेगा तो आप जिंदा बचोगे? हाँ, क्यों आयरन मैन हो गया? सीन यहाँ पे आ रहा है, मतलब ये हो रहा है कि आपके पास जो रेन ड्रॉप यहाँ से गिर रहा है वो इनिशियली उसकी वेलोसिटी क्या होती है? 0 होती है। ओके, और अगर ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन जो कि g = 9.8 एंड 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से गिरता तो उसकी फाइनल वेलोसिटी बिफोर हिटिंग यू और ग्राउंड जो होती वो ये होती, और इस वेलोसिटी से वो अगर किसी चीज़ को हिट करता उस चीज़ की सत्यानाश हो जाना था। लेकिन ऐसा नहीं होता हकीकत में। आपके ऊपर रेन ड्रॉप गिरता है, आपको कुछ नहीं होता, आप मज़े ले रहे होते हो। ये होता है टर्मिनल वेलोसिटी की वजह से। यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी क्या है ये तो मैंने नहीं बताया, लेकिन उसका अफेक्ट क्या होता है कि वेलोसिटी आपकी जो है ना वो इतनी ज़्यादा मैक्सिमम नहीं हो पाती। ओके, मतलब वेलोसिटी जितनी बढ़नी चाहिए उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ पाती। इसका रीज़न क्या होता है मैं बताऊंगा। अभी मैं थोड़ा आइडिया देने की कोशिश कर रहा था, जिसका आपको जो एसएलओ था वो कह रहा था डिफाइन करो, तो उसका मैं बेसिक आइडिया देने जा रहा था। अब टर्मिनल वेलोसिटी क्या है उसको मैं समझाऊंगा आफ्टर कंप्लीटिंग के स्टोक्स लॉ क्या होता है। ओके, उसका आइडिया मैं दूंगा और उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है। ओके, 6.5.2 में कह रहा है कि डिस्क्राइब द फैक्टर्स ऑन विच टर्मिनल वेलोसिटी डिपेंड। तो पहले हम टर्मिनल वेलोसिटी को देखेंगे क्या होगी, उसके बाद ही बताएंगे कि उसके क्या फैक्टर्स होंगे। थर्ड में आपको कह रहा है 6.5.3 में स्टेट करो स्टोक्स लॉ क्या होता है। 6.5.4 में कह रहा है कि ड्राइव करो एक ऐसी एक्सप्रेशन टर्मिनल वेलोसिटी की, वो भी कौन से ऑब्जेक्ट पे, जो कि आपका स्फेरिकल बॉडी है। ओके, बाय यूजिंग स्टोक्स लॉ। तो मैं इसकी पूरी पढ़ रहा हूँ। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ स्फेरिकल बॉडी फॉलिंग थ्रू विस्कस फ्लूइड्स बाय यूजिंग स्टोक्स लॉ। सो टर्मिनल वेलोसिटी को मैं बताने से पहले आपको बताऊंगा स्टोक्स लॉ क्या होता है। और लास्ट एस लॉ जो है इस चैप्टर का वो कह रहा है 6.5.5 में कि अप्लाई करो डायमेंशनल एनालिसिस ऑन स्टोक्स लॉ, या डायमेंशनल एनालिसिस के जरिए स्टोक्स लॉ का प्रूव करके दिखाओ। यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ स्टोक्स लॉ से मैं शुरू करूँगा। ये जो ऊपर बताया अगर समझ में आया, जो मैंने आइडिया देने की कोशिश की तो सही है, अदरवाइज ये पूरा है ना बैकग्राउंड है, इसको छोड़ दो। अब मेन 6.5 एसएलओ जो है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं हम। स्टोक्स लॉ आपको बताता है एक फोर्स के बारे में, फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि आपकी ड्रैग फोर्स होती है नॉर्मली। ओके, तो यहाँ आपको नॉर्मली ड्रैग फोर्स के बारे में बता रहा है। ये कहता है कि फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड ड्यू टू इट्स फ्रिक्शन, या फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ स्फेरिकल सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल बॉडी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। एंड थर्ड चीज़ आपकी है फोर्स is directly proportional velocity। सो यहाँ पे आपकी ये तीन स्टेटमेंट्स को मिला के आपका स्टोक्स लॉ बनता है, जो कहता है कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ईटा के, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के, रेडियस के एंड वेलोसिटी के। और इस रिलेशन को अगर मैं लिखूं स्टेटमेंट की फॉर्म में तो आपका स्टोक्स लॉ बन जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेट करो स्टोक्स लॉ को, तो मैं स्टेट करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि स्टोक्स लॉ स्टेट्स फ्रिक्शनल फोर्स exerted by fluid on spherical body या spherical object। अभी तक मैंने क्या लिखा कि स्टोक्स लॉ कहता है कि फ्रिक्शनल फोर्स जो कि एग्जर्ट कर रहा है फ्लूइड किस पे, एक स्फेरिकल बॉडी पे या स्फेरिकल ऑब्जेक्ट पे। तो इसकी मैं लिमिटेशन जब बताने जाऊंगा तो ये पॉइंट याद रखना कि हमारा ऑब्जेक्ट जो वो क्या होना चाहिए, स्फेरिकल होना चाहिए या ऑलमोस्ट स्फेरिकल होना चाहिए। फाइन। सो एक ऐसी फोर्स जो कि आपका एफ है एग्जर्टेड बाय फ्लूइड, किस पे एग्जर्ट हो रहा है, एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट पे। अब आगे लिखो वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इज डायरेक्टली रिलेटेड और प्रोपोर्शनल to radius of that object या that spherical object. Second, to velocity of that object. And to the viscosity ऑफ फ्लूइड। मैंने और कुछ नहीं किया, बस इस चीज़ को याद रखा और उससे मैंने एक पूरी डेफिनेशन बना दी यहाँ पे। स्टेट स्टोक्स लॉ क्लियर है। हमने क्या कहा, ये एक स्टेटमेंट देखिए कि आपकी फोर्स जो है ना वो डिपेंड करती है रेडियस पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, विस्कोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड थर्ड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के। ओके, अब उसको हमने इस फॉर्म में लिखा और हमने इस फॉर्म से एक स्टेटमेंट बनाई। हमने कहा कि ये स्टोक्स लॉ की स्टेटमेंट है या स्टोक्स लॉ का ये रिलेशन है, इससे हम डेफिनेशन बना रहे हैं। तो हम लिख रहे हैं स्टोक्स लॉ स्टेट करता है कि एक फ्रिक्शनल फोर्स जो कि आपका एफ है, जिसको एग्जर्ट कर रहा है फ्लूइड, मतलब फ्लूइड की वजह से जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है वो, अब वो फ्रिक्शनल फोर्स लग किसके ऊपर रही है, तो वो लग रही है एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो फ्रिक्शनल फोर्स एग्जर्टेड बाय फ्लूइड ऑन अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, ये लिख लिया हमने फोर्स के बारे में। अब हमने आगे लिखा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसका लिख लिया हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। एक स्फेरिकल अगर ऑब्जेक्ट है तो इस ऑब्जेक्ट का एक रेडियस होगा, उसके रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। देन हमने लिखा उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी या उस ऑब्जेक्ट की स्पीड, जिस स्पीड से या जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, उसके भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंड थर्ड हमने लिखा विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड के भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे स्टेट स्टोक्स लॉ वाला जो एसएलओ है वो होता है कंप्लीट। अब हमने ये तीन चीज़ें देखी हैं। हमने चैप्टर नंबर 1 में डायमेंशनल एनालिसिस भी को सीखा हुआ है। ओके, बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस वी कैन ड्राइव अ फॉर्मूला। तो ये रिलेशन अगर मैं दे रहा हूँ, इस रिलेशन से आपको मैं 5 मिनट दे रहा हूँ, आप ड्राइव करके मुझे फॉर्मूला दिखाओ। डायमेंशनल एनालिसिस को यूज़ करके स्टोक्स लॉ का फॉर्मूला मुझे ड्राइव करके दिखाओ। ये आपको 5 मिनट्स का टाइम गिवन है और आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। अब पहले तो हम बात करेंगे इनके यूनिट्स की। इनके यूनिट्स पता होंगे तभी हमें पता चलेगा इनकी डायमेंशन क्या है। तो हमें बताओ फोर्स की डायमेंशन क्या होती है। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम का m, मीटर l, t का -2। देन आपके पास आ जाता है r। आर क्या रेडियस है, रेडियस क्या होती है, लेंथ होती है। तो लेंथ का सिंपल यूनिट क्या होगा, m0 l1 t0। देन आपके पास वेलोसिटी आ जाती है। वेलोसिटी का क्या है डायमेंशन, m0 l1 t-1 मीटर पर सेकेंड होता है। देन आपके पास आ जाता है ईटा, यानी कि विस्कोसिटी। इसका यूनिट किसने निकाला है, कोई पहुंचा है, क्या है, m l -1 t-1। खैर मुझे नहीं पता यही है यानी मैं क्या, मैं निकाल के कंफर्म कर रहा हूँ। जिसको निकालना नहीं आया वो यहाँ पे देख लें। देखो पास्कल सेकंड मैंने बताया था, हेलो, पास्कल सेकंड मैंने बताया था, आपके पास यूनिट है ईटा का या विस्कोसिटी का। फाइन, हमें पता है कि पास्कल आपका बराबर होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। फाइन, न्यूटन हमें पता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। तो मैंने न्यूटन की जगह पे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख लिया, नीचे डिवीजन में मीटर स्क्वायर लिख लिया और आपका यहाँ पे मैंने सेकंड लिख लिया। यहाँ पे ये सेकंड का स्क्वायर खत्म, ये मीटर का स्क्वायर खत्म। ये समझ में आ रहा है।
अब हमारे पास क्या बचा कि ये मीटर जो है नीचे वाला एरिया वो इस एस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपके पास बचेगा किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड। तो किलोग्राम का आ गया m, पर मीटर का l का -1, पर सेकंड का t का -1, सही आया है। ओके, अब कहाँ गया वो? ओके, अब आपके पास डायमेंशंस आपके हाथ में हैं, ये रिलेशन आपको पता है, इस रिलेशन से मैं करनी सिंपल डायमेंशनल एनालिसिस सबको आती होगी, मैं यहाँ पे सिर्फ करता जा रहा हूँ, अगर कहीं पे कोई मसला आ रहा है तो मुझसे पूछ लो। चैप्टर 1 में हम सीख चुके हैं इसे। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा, रेडियस एंड वेलोसिटी। इन तीनों का मुझे नहीं पता है कि ना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्या, तो मैं इनके ऊपर है ना ऐसे ए बी सी 3 वेरिएबल्स लगा लेता हूँ। फाइन, अब जब मैं ना इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाऊंगा तो मेरे पास एक कांस्टेंट आएगा जो कि होगा के। ईटा का ए आता है, आर का बी आएगा, वी का सी आएगा। अब मैंने यहाँ तक इसका फॉर्मूला कर रख लिया, अब मुझे डायमेंशंस में कन्वर्ट करके लिखना है। तो एफ की डायमेंशन मेरे पास लिखी हुई है MLT-2। मैं जल्दी कर रहा हूँ, कहीं में मिस्टेक हो तो बता देना। के ईटा की डायमेंशन हमें पता है m, l का -1, t का -1, पावर में आपके पास a आ रहा है। r आपके पास MLT है ना, उसमें m का पावर 0, t का पावर 0 है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ l लिख रहा हूँ फॉर मेकिंग इट ईजी। l की पावर b। देन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी में भी आपके पास m की पावर क्या है 0, तो मैं m नहीं लिख रहा बिकॉज कोई भी चीज़ उसके पावर 0 लगाओगे वो 1 के बराबर होता है, और 1 मल्टीप्लाई होके कोई खाक उखाड़ता कुछ नहीं है। तो LT-1 का पावर c, यहाँ तक सही है। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम। सो यहाँ पे डायमेंशन ऑफ फोर्स सेम रही के। अब देखो m सिर्फ इसमें है, इन दोनों में m नहीं है, तो आपके पास m की पावर क्या आ जाएगी, सिर्फ a। फाइन, l की पावर यहाँ पे -1 है, तो l -a प्लस b प्लस c, प्लस का b है। ओके, बिकॉज यहाँ पे ये वाला स्टेप क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है। आगे t, यहाँ पे t -a और -c, यह वाला स्टेप समझ में आ गया। मैंने ना 2 स्टेप या 3 स्टेप का काम एक ही स्टेप में किया हुआ है। आ गया समझ में, कन्फ्यूजन नहीं है। आगे मूव कर रहे हैं। अब जब हमने इसको पूरा एक डायमेंशन में और इसको एक डायमेंशन में लिख लिया, अब हमें करना होता है कंपेयर लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से। अब देखें हम, अगर मैं यहाँ पे ना इसकी डायमेंशन वापस रिपीट करके लिख लूँ MLT-2, अब मैं कंपेयर करूँगा पहले m को, फिर l को, फिर t को। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास देखूँ m = MA आ रहा है, पहला ये आ रहा है m = MA। यहाँ पे देखो बेस सेम है तो पावर्स क्या होंगी, इक्वल। डायमेंशनल एनालिसिस की डेरिवेशन करते हुए मैंने बताया था बेस सेम है तो पावर क्या होगी, इक्वल। तो बेस सेम है, इसकी पावर क्या है 1, तो 1 = a की वैल्यू आपको मिल गई। ओके, आगे मूव कर रहे हैं। l की साइड, लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ l है, उसकी पावर 1 है, और आपके पास राइट साइड में है l के ऊपर पावर -a, प्लस का b और प्लस का c। l को फाइंड करने में मुझे दिक्कत होगी बिकॉज मुझे अभी सिर्फ a की वैल्यू पता है, b और c की वैल्यू पता नहीं है। तो मैं इसको यूज़ करते पहले ना c की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ t को यूज़ करके, फिर बाद में यहाँ पे उसे पुट करूँगा, मुझे l की वैल्यू मिल जाएगी, l के ऊपर जो b है उसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ t की पावर क्या है -2, वो बराबर होगा t की पावर -a -c के। अब बताओ मैं इसको आगे कैसे लिखूं, आप बताओ। बेस सेम है, पावर इक्वल हो जाएंगे, तो मैं क्या लिखूं आगे, बेस सेम है तो यहाँ पे -2 आ गया,
और ये वाली वैल्यू माइनस ए माइनस सी इक्वल के दूसरी साइड आ गई। हमें पता है ए की वैल्यू क्या है 1, ए की वैल्यू 1 है। यहाँ पे पुट करूँगा माइनस का 1 हो जाएगा, -2 इज इक्वल टू माइनस ए की वैल्यू 1 मैंने पुट की, माइनस का सी सेम लिख लिया। मुझे सी की वैल्यू चाहिए तो मैं सी को इस साइड लेके आऊँगा, 2 को उस साइड लेके जाऊँगा, तो सी मेरा इस साइड आ गया तो ये सी पॉजिटिव हो गया, इक्वल टू -1 सेम रहा, माइनस का 2 इस साइड माइनस का था उस साइड जाके प्लस का 2 हो जाएगा और मेरे पास सी की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। अब चूंकि मुझे ए और सी दोनों की वैल्यूज़ मिल चुकी हैं, मैं उन दोनों को यहाँ पे पुट करूँगा, मुझे बी की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा बेस सेम है तो 1 इज इक्वल टू माइनस ए प्लस बी प्लस सी, 1 इज इक्वल टू माइनस का 1 ए की वैल्यू 1 पुट की, प्लस का बी और प्लस का 1 जो कि आपके पास सी की वैल्यू है, -1 + 1 आपस में कैंसिल, बी की वैल्यू जो आपके पास आ गई वो आ गई 1। हैंस आपको ए बी और सी तीनों की वैल्यूज़ मिल चुकी हैं। ओके, अब मैं थोड़ा ऊपर जा रहा हूँ, इस जगह पे इसको रब करके लिख रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे हमने ए बी और सी तीनों की वैल्यूज़ फाइंड कर ली, तो हमारा ये जो स्टेप था ये वाला, इसमें हम ए बी और सी की वैल्यूज़ को पुट करेंगे सिंपली। तो हमारे पास आ जाएगा फोर्स इज इक्वल टू के आपका कांस्टेंट, ईटा के ऊपर ए है तो ईटा ए की वैल्यू 1 है तो 1 लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आर के ऊपर बी है तो आर, बी की पावर बी क्या है आपका 1 के इक्वल है तो 1 लिखो ना लिखो। सेम उसी तरीके से आप लिखेंगे बी पावर सी है तो सी आपके पास 1 है, 1 लिखो ना लिखो पावर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये आपके पास आ गई डायमेंशनल एनालिसिस को यूज़ करते हुए स्टोक्स लॉ की क्या कहते हैं प्रूफ है ना, तो वेरिफिकेशन वो आ गई। अब देखो हमने पता है कि के की वैल्यू हमें ना डायमेंशनल एनालिसिस से पता नहीं चलेगी क्योंकि ये कांस्टेंट है और डायमेंशनल एनालिसिस की ये लिमिटेशन है कि वो कांस्टेंट के बारे में हमें कोई क्या कहते हैं इन्फॉर्मेशन नहीं देता। तो हमने एक्सपेरिमेंटली इसकी वैल्यू फाइंड की जो कि आपके पास है 6 पाई। तो हेंस आपका जो है ना स्टोक्स लॉ आ जाता है F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, ये आपका स्टोक्स लॉ है। फाइन, ये स्टोक्स लॉस के थ्रू हमने ना कर लिया। अच्छा मैंने एसएलओ नहीं बताया कि कौन सा एसएलओ हम कर रहे थे। सो आपका एसएलओ था कि 6.5.5 अप्लाई डायमेंशनल एनालिसिस टू कंफर्म द फॉर्म ऑफ स्टोक्स लॉ। तो हमने कंफर्म कर लिया कि आपका स्टोक्स लॉ जो है वो ये वाला होता है। ओके 6.5.5 और 6.5.3 होते हैं यहाँ पे क्लियर। थैंक यू सो मच।